एक ट्रेन पिछले 17 सालों से धरती के चारों ओर घूम रही है, क्योंकि वक्त बहुत ही अजीब हो गया है। हेलो और वेलकम टू फिल्म एक्स स्टोरी। इंसानों के लिए बनाई गई यह धरती अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही, और इसका कारण भी इंसान खुद ही है। अब फिर से धरती पर एक नया हिमयुग आइस एज आ गया है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मानव सभ्यता जैसे कहीं खो सी गई है। विल्फोर्ड नाम का एक अमीर वैज्ञानिक था जिसने एक बहुत बड़ी ट्रेन बनाई। इस ट्रेन में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण ट्रेन के अंदर का तापमान न कभी बढ़ता और न ही घटता। इसलिए चाहे बाहर कितनी भी ठंड हो या गर्मी, ट्रेन के अंदर लोग सुरक्षित रह सकते थे। धरती पर बचे आखिरी इंसानों को लेकर यह ट्रेन एक अंतहीन यात्रा पर निकल पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को एक ट्रेन दे दो या पूरी दुनिया, उसकी फितरत नहीं बदलती। ट्रेन पर चढ़ने के बाद 17 सालों से एक के बाद एक घटनाएं होती चली आ रही हैं। इस ट्रेन में रहने वाले हर इंसान के पास अपनी अपनी रहस्यमयी कहानी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कहेंगे, आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन सुनी जिसकी कहानी दिल में गहराई से उतर गई। कल्पनाओं से परे एक अनोखी कहानी। फिल्म एक्स स्टोरी प्रस्तुत करता है स्नोपियर्सर। सबसे पहले मन में यह सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि धरती पर फिर से हिमयुग आ गया? पूरी दुनिया क्यों बर्फ से ढक गई? इसका जवाब चौंकाने वाला है, लेकिन उस पर हम बाद में आएंगे। पहले कहानी के अंदर चलते हैं। दूर से एक ट्रेन नजर आ रही है जो बर्फ को चीरते हुए जबरदस्त रफ्तार में दौड़ रही है। तो चलिए इस ट्रेन के अंदर चलते हैं और वहां की दुनिया में झांकते हैं। साल है 2031। ये ट्रेन बहुत लंबी थी। ट्रेन के आखिरी हिस्से में, फिल्म की भाषा में कहें तो, समाज के सबसे निचले वर्ग के लोग रहते थे। बीच के हिस्से में थे दुनिया की तमाम प्रजातियों के पौधे, मछलियां और अन्य जीवों के सैंपल, ताकि धरती के शांत होने पर फिर से नई सभ्यता बसाई जा सके। ट्रेन के सबसे आगे के हिस्से में अमीर और कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, जहां हर तरह की ऐशो आराम की सुविधा मौजूद थी। इस ट्रेन का मालिक था विल्फोर्ड, जो खुद भी इसी ट्रेन में रहता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज तक किसी ने विल्फोर्ड को अपनी आंखों से देखा भी नहीं था। इनका नाम है कर्टिस, उसका नाम है एडगर, और उस महिला का नाम है तानिया। इन बेबस लोगों में से एक बुजुर्ग है जिनका नाम है गिलियम। इन सभी लोगों को ट्रेन के अंदर इतने गंदे हालातों में रखा गया था जैसे जानवरों को भी नहीं रखा जाता। खाने के नाम पर उन्हें दिया जाता था काले रंग की कुछ अजीब चीजें, जिन्हें कहा जाता था प्रोटीन ब्लॉक्स। इनके अलावा उन्हें और कोई खाना नहीं मिलता था। लेकिन इन प्रोटीन ब्लॉक्स में से कभी कभी एक ब्लॉक के अंदर कोई गुप्त संदेश छुपा होता, जो ट्रेन के अगले हिस्से से भेजा जाता था। इस संदेश में लिखा होता कि इन लोगों के साथ आगे क्या होने वाला है, और कौन भेजता था ये गुप्त संदेश, ये भी आगे चलकर पता चलेगा। ये लोग जो अपना घर, परिवार, दोस्त सब कुछ खो चुके थे, अब पूरी तरह सर्वहारा बन चुके थे। और दूसरी ओर ट्रेन के अंदर हर दिन, हर पल इनके ऊपर अमानवीय अत्याचार होता था। हर रोज ये डर के साए में जीते थे कि आज पता नहीं क्या क्या जुल्म झेलना पड़ेगा। इन सारे अत्याचारों ने इनके अंदर धीरे धीरे एक आग जला दी थी। ये आग अब विद्रोह की तरफ बढ़ रही थी। अब ये लोग आजादी चाहते थे, और इसके लिए इन्होंने एक सीक्रेट प्लान बना लिया था ट्रेन के इंजन तक पहुंचने का। और आज की रात अचानक कुछ गार्ड्स आते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें कुछ बच्चों की जरूरत है, एक खास हाइट के। हर कुछ समय पर वे आते और ट्रेन के पीछे के डिब्बों से छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती उठा ले जाते। क्यों ले जाते हैं किसी को नहीं पता। आज तानिया का बेटा भी उनके साथ जबरन ले जाया गया। एंड्रयू नाम का एक शख्स गुस्से में आकर एक गार्ड को पत्थर मार देता है, जिससे गार्ड के साथ आई एक महिला का सिर फट जाता है। एंड्रयू को गार्ड पकड़ लेते हैं। उस औरत को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है, लेकिन असल में वो एक नर पिशाच से कम नहीं थी। उसी औरत के आदेश पर एंड्रयू का एक हाथ ट्रेन से बाहर निकालकर लोहे की रॉड से बांध दिया जाता है 7 मिनट के लिए। उस समय ट्रेन के बाहर का तापमान -डिग्री में होता है। भयानक ठंड में एंड्रयू चिल्लाने लगा। किसी इंसान के लिए ऐसी ठंड सहना नामुमकिन था, लेकिन इसी हालत में वो औरत, जिसका नाम है मैसन, वो एंड्रयू के सिर पर एक जूता रख देती है और कहती है, तुम लोग अक्सर भूल जाते हो कि तुम लोग निचले समाज के लोग हो। इस जूते को देखो,
जैसे कोई इंसान जूते को अपने सिर पर नहीं रखता क्योंकि जूते पहनने की चीज है, ठीक उसी तरह तुम लोग हमारे पैरों के नीचे हो। तुम पर सिर्फ दया करके मिस्टर विलफोर्ड ने तुम्हें इस ट्रेन में जगह दी है, और तुम में हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की? मिस्टर विलफोर्ड के सामने सिर झुकाकर रहना सीखो, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है और इस ट्रेन का इंजन हमारे लिए पवित्र है। यहां ध्यान देने लायक बात है, मिस्टर विलफोर्ड को भगवान कहा जा रहा है और ट्रेन के इंजन को पवित्र। इसका एक गहरा अर्थ है जिसे हम अंत में समझेंगे। उधर एंड्रयू का हाथ जो ट्रेन के बाहर था वो पूरी तरह बर्फ में जम चुका होता है, लेकिन अत्याचार यहीं खत्म नहीं हुआ। उस जमी हुई हाथ को एक बड़े हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है। गिलियम वहां आता है जिसका एक पैर नहीं है। गार्ड जब बंदूक तानते हैं तभी मैसन चिल्लाती है, इन बेकार बंदूकों को नीचे रखो, इनसे कुछ नहीं होगा। यही मैसन से एक बड़ी गलती हो जाती है। कर्टिस समझ जाता है कि गार्ड्स की बंदूकें खाली हैं, उनमें गोलियां नहीं हैं। कर्टिस ये बात गिलियम को भी बताता है। अब वो समझ जाते हैं कि वक्त आ गया है इस ट्रेन पर कब्जा करने का, क्योंकि ये बंदूकें सिर्फ डर दिखाने के लिए हैं। 4 साल पहले जब पिछली बार विद्रोह हुआ था तब गोलियां खत्म हो गई थीं, इसलिए अब यही सबसे सही वक्त है बगावत करने का। वे एक बड़ी पाइप जैसी चीज बनाते हैं और उसे लेकर आगे बढ़ते हैं। शुरू हो जाती है निचले वर्ग के शोषितों की ऊपरी वर्ग के अमानवियों के खिलाफ जंग। एक एक कर वे कई डिब्बों पर कब्जा कर लेते हैं। अब अगला डिब्बा बंद था, लॉक्ड, और उसे खोल सकता था सिर्फ एक ही आदमी, जिसने इस पूरी ट्रेन के सिक्योरिटी लॉक बनाए थे। ट्रेन के एक डिब्बे में कुछ स्लीपिंग चैम्बर्स थे। स्लीपिंग चैम्बर वो जगह होती है जहां लोगों को नशे की दवाओं या नींद की गोलियों के जरिए सुलाकर रखा जाता है। जिस इंसान ने इस ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था उसे भी ऐसे ही एक स्लीपिंग चैम्बर में रखा गया था। उसका नाम था नमगुयुंग मिन्स। उसकी एक बेटी भी थी, योना, जिसका जन्म इसी ट्रेन में हुआ था, इसलिए उसने कभी बाहर की असली दुनिया नहीं देखी। वो दोनों क्रो नाम के एक खतरनाक नशे के आदी थे। मैं जानबूझकर इसका असली नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मैं ऐसे मादक पदार्थों का प्रचार नहीं करना चाहता। कर्टिस नम को इसी नशे का लालच देता है और बदले में नम ट्रेन के अगले डिब्बों के लॉक खोलने में मदद करता है। इसके बाद जब वे अगले डिब्बे में पहुंचते हैं तो 17 साल बाद पहली बार वे बाहर की दुनिया को देखते हैं। बाहर की दुनिया जैसे थम चुकी थी। जहां पहले सड़कें, गाड़ियां और लोगों की भीड़ होती थी, वहां अब सिर्फ बर्फ और सन्नाटा है। जैसे 2 साल पहले एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया को थाम लिया था, वैसे ही इस सीन में भी लगता है जैसे पूरी दुनिया बर्फ में जम गई हो। ऊंची ऊंची इमारतें खामोशी से खड़ी हैं, कहीं कोई इंसान नहीं। सब कुछ जैसे किसी पुराने जमाने की कहानी बन गया हो। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे डिब्बे में पहुंचते हैं जहां प्रोटीन ब्लॉक्स बनाए जाते थे, वही ब्लॉक्स जो उन्हें खाने के लिए दिए जाते थे। उन्हें बनाने वाला इंसान था पॉल, जिसे गार्ड्स ने कई साल पहले पकड़कर यहीं काम पर लगा दिया था। लेकिन यहां एक ऐसा राज सामने आता है जो कर्टिस को हिलाकर रख देता है। कर्टिस देखता है कि इन प्रोटीन ब्लॉक्स को बनाने के लिए तिलचट्टों, कॉकरोच को पीसकर उनका रस निकालकर यह खाना तैयार किया जाता था। यह जानकर कर्टिस को उल्टी आ जाती है कि इतने सालों तक वो लोग कीड़े मकोड़ों को खा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि मानवता कहां गिर गई है और इंसान को कैसे एक जानवर से भी बदतर हालात में जिंदा रखा जा रहा है। उधर नम अगले डिब्बे का दरवाजा भी खोल देता है। दूसरी तरफ इंतजार कर रहे थे कई सारे गार्ड्स, जिनके हाथों में थे तेज धार वाले हथियार। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन लड़ाई के बीच में ही एक आदमी जोर से चिल्लाकर कहता है, हमारी ट्रेन अब याकेत्रीना ब्रिज पार कर रही है। यह सुनते ही सभी लड़ाई रोक देते हैं, और जब ट्रेन ब्रिज पार करती है सभी जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। असल बात यह थी कि यह ट्रेन पूरी धरती का चक्कर लगाती थी और यह बहुत लंबा ब्रिज। हर बार जब ट्रेन इसे पार करती, ट्रेन के अंदर के लोग मानते कि नया साल शुरू हो गया, क्योंकि इस ब्रिज को पार कर धरती का पूरा चक्कर लगाने में ठीक 1 साल का समय लगता था। इसी दौरान वहां आती है मैसन। वो बहाना बनाकर कहती है कि लड़ाई बंद कराओ, लेकिन असल में वो ट्रेन की लाइटें बुझाकर हमला करवाने आई थी। इस हमले में एडगर मारा जाता है, लेकिन मैसन खुद कर्टिस और उसके साथियों के हाथों पकड़ ली जाती है। जब कर्टिस मैसन को मारने जाता है, वो कहती है,
मैं तुम्हें विलफोर्ड तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगी, बस मुझे छोड़ देना। वो ये भी कहती है, अगर मैं तुम्हें वहां ले जाऊं तो तुम्हें खुद विलफोर्ड को भी मारना पड़ेगा। कर्टिस समझदारी से सोचता है, इस लंबी ट्रेन में विलफोर्ड कहां है उसे खुद पता नहीं, और उसने विलफोर्ड को कभी देखा भी नहीं। तो वो फैसला करता है कि मैसन को जिंदा रखना ही ठीक होगा, ताकि वो उन्हें विलफोर्ड तक पहुंचा सके। इस लड़ाई में कर्टिस के कई लोग मारे गए थे। तभी वहां गिलियम आता है, और एडगर की मौत पर भी वो शांत रहता है। वो सिर्फ ठंडी आवाज में कहता है, इन लाशों को ट्रेन के बाहर फेंक दो। रात में गिलियम कर्टिस से कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें आगे जाना चाहिए। लेकिन कर्टिस कहता है, हमें ट्रेन के इंजन पर कब्जा जरूर करना होगा। आप एक काम करें, यहीं रहें और घायलों का ख्याल रखें। मैं बाकियों को लेकर आगे बढ़ता हूं। गिलियम मान जाता है और कहता है, ठीक है, जाओ। जब तुम एक एक करके डिब्बे पार करोगे, तब एक जगह दरवाजे पर तुम्हें W लिखा दिखेगा। उसके पीछे ही विलफोर्ड है। बस एक बात अच्छी तरह याद रखो, जैसे ही विलफोर्ड दिखे उसे मार देना, उसे बोलने का मौका मत देना। गिलियम की ये बात कुछ अजीब सी लगती है कर्टिस को, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। दूसरी ओर एंड्रू मैसन के सिर पर जूता रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैसन ने एंड्रू के सिर पर रखा था। फिर ट्रेन के एक हिस्से में दिखता है कि दुनिया के कई पेड़, सब्जियां और फल संरक्षित किए गए हैं, भविष्य की पृथ्वी के लिए। इसके अलावा एक बड़ा एक्वेरियम भी है, जहां तरह तरह की मछलियां संरक्षित हैं। कई सालों बाद सबको अच्छा खाना नसीब होता है और वो दिल खोलकर खाते हैं। लेकिन मैसन को खाने के लिए वही तिलचट्टों, कॉकरोच से बने प्रोटीन ब्लॉक दिए जाते हैं। अगले डिब्बे में दिखता है, उच्च वर्ग के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एंड्रू और तान्या वहां अपने बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनका बच्चा नहीं मिलता। मैसन बताती है कि विलफोर्ड निचले तबके के बच्चों को उठाकर ले जाता था, लेकिन उनके साथ क्या करता था ये कोई नहीं जानता। बातों ही बातों में ट्रेन एक ऐसी जगह से गुजरती है जहां कई साल पहले 7 यात्री ट्रेन से भागने की कोशिश किए थे। उन्हें लगा था कि ट्रेन के बाहर भी जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन वो बर्फ की मूर्तियों में बदल गए, क्योंकि बाहर की ठंड असहनीय थी। उसी समय फिर से हमला हो जाता है। इस बार ट्रेन के सामने के डिब्बों से असली बंदूक लिए गार्ड्स आते हैं। इस लड़ाई में एंड्रू मारा जाता है, और दूसरी तरफ गिलियम को भी विलफोर्ड के आदमियों द्वारा मार दिया जाता है। गिलियम की मौत के बाद कर्टिस बन जाता है नए लोगों का नेता। गिलियम के नेतृत्व में जो सफर शुरू हुआ था, अब कर्टिस उन्हें लेकर आगे बढ़ता है। वे एक ऐसे डिब्बे में पहुंचते हैं जहां अमीरों के लिए तमाम ऐशो आराम की चीजें मौजूद थीं। इसी दौरान विलफोर्ड के आदमी कर्टिस को ढूंढने लगते हैं। कर्टिस, नम, उसकी बेटी योना और तान्या आगे की ओर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समय बाद विलफोर्ड के गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते हैं। संघर्ष में तान्या मारी जाती है, और मरते समय वो कर्टिस से कहती है, कर्टिस, मेरे बेटे टिम को जरूर बचाना, अब उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आखिरकार कर्टिस, नम और उसकी बेटी योना विलफोर्ड के उस डिब्बे तक पहुंच जाते हैं जिस पर W लिखा था। दरवाजे के सामने पहुंचकर कर्टिस नम से कहता है, दरवाजा खोलो। लेकिन नम उस समय क्रो नाम के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ था। नशे की लत में वो और क्रो मांगता है, जिसे देख कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो नम को पीटना शुरू कर देता है। नम कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो कर्टिस? सिर्फ इस दरवाजे को खोलने के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? कर्टिस चुपचाप बैठ जाता है और थोड़ी देर में फूट फूट कर रोने लगता है। कर्टिस रोते हुए नम से कहता है, नम, क्या तुम कभी ट्रेन के पीछे गए हो जहां हम लोग रहते थे? जब हम ट्रेन में आए थे, हम ठंड से तो बच गए थे, लेकिन इंसानों से इंसानों को कौन बचाएगा? एक डिब्बे में 2000 लोगों को भर दिया गया था, जानवरों की तरह। 2 महीने तक कोई खाना नहीं मिला, और फिर भूख ने हमें हैवान बना दिया। हम इंसान नहीं रहे, हम शैतान बन गए थे। 2-3 महीने बाद जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई, हमने कमजोर लोगों को खाना शुरू कर दिया। जानो नम, बच्चों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। मैंने पहली बार तभी जाना था। कर्टिस की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो आगे कहता है, फिर एक दिन कुछ लोग आए, हाथ में तेज छुरियां। मुझे एक औरत की बहुत याद है।
वो रो रही थी। वो अपने बच्चे को किसी तरह छुपा रही थी, लेकिन एक आदमी आया, उस औरत को मार दिया। और जब वो उसके बच्चे का गला काटने वाला था, एक बूढ़ा आदमी आगे आया। उस बूढ़े ने छुरी मांगी और फिर अपना हाथ काट कर बोला, तुम्हारी भूख मेरे हाथ से मिटा लो, लेकिन बच्चे को छोड़ दो। जानो नम, वो बच्चा कौन था? वो था एडगर। और जो आदमी उसे मारने वाला था वो मैं था। मैं था वो नरभक्षी जो भूख मिटाने के लिए बच्चों को काट काट कर खाता था। क्या करूं नम, भूख ने मुझे ये बना दिया। सब कुछ सुनकर नम शांत होता है और कहता है, मैं सब समझ गया, लेकिन मैं ये दरवाजा नहीं खोलना चाहता, मैं एक और दरवाजा खोलना चाहता हूं। कर्टिस चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गए हो नम, ये दरवाजा खुलते ही बाहर की भयानक ठंड से हम सब मर जाएंगे। लेकिन नम कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वो कहता है, मैं तो यही दरवाजा खोलना चाहता हूं ताकि मैं और मेरी बेटी ट्रेन के बाहर जा सकें। नम आगे कहता है, कुछ साल पहले जब हम याकेतिना ब्रिज से गुजर रहे थे, मैंने वहां एक हवाई जहाज देखा था जो पूरी तरह बर्फ में ढका हुआ था। लेकिन आज जब हम वही ब्रिज दोबारा पार कर रहे थे, मैंने देखा कि उस प्लेन की कई जगहों से बर्फ पिघल चुकी है। इसका मतलब है कि बाहर की बर्फ अब पिघलने लगी है। यानी अगर हम ट्रेन से बाहर भी जाएं तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। और तुमने क्या सोचा था कर्टिस, कि मैं तुमसे सिर्फ नशा करने के लिए ये क्रो मांगता हूं? नहीं, ये क्रो सिर्फ नशा नहीं है। ये फैक्ट्रियों के केमिकल वेस्ट से बना होता है और यही वजह है कि इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। मैंने इन क्रो को जमा किया है ताकि इन्हें बम की तरह इस्तेमाल कर सकूं और इस दरवाजे को उड़ा सकूं। नम क्रो से बना बम उस दरवाजे में फिट करता है। उसी समय W लिखा दरवाजा, जो कि विल्फर्ड का कमरा था, खुल जाता है। एक लड़की हाथ में बंदूक लिए बाहर आती है और कर्टिस से कहती है, विल्फोर्ड ने तुम्हें डिनर पर बुलाया है। कर्टिस लड़की के साथ अंदर जाता है और पहली बार विल्फर्ड को सामने से देखता है, जिसे इस ट्रेन में अब तक किसी ने नहीं देखा था। विल्फोर्ड थोड़ा अजीब तरह का इंसान लगता है। वो मुस्कुराकर कर्टिस से कहता है, वेलकम कर्टिस, तुम्हारे जैसा जीनियस आदमी मैंने बहुत कम देखा है। असल में गिलियम से मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है, मगर तुम यहां तक पहुंच जाओगे, ये तो मेरे और गिलियम के प्लान में भी नहीं था। कर्टिस हैरान रह जाता है, उसे विश्वास ही नहीं होता। वो पूछता है, गिलियम और तुम्हारा प्लान, मतलब तुम गिलियम को जानते हो? विल्फोर्ड थोड़ा भावुक होकर कहता है, असल में कर्टिस, गिलियम इस ट्रेन में मेरा इकलौता सच्चा दोस्त था। इस ट्रेन के अंदर जो फोन है, उसी से हम घंटों बातें किया करते थे। तुमने कभी सुना है इकोसिस्टम, यानी प्राकृतिक संतुलन? विल्फोर्ड कर्टिस से कहता है, तुमने सुना होगा इकोसिस्टम नाम की चीज के बारे में, है ना? चाहे वो धरती हो या ये ट्रेन, हर जगह बैलेंस होना जरूरी है। अगर ट्रेन में इंसानों की संख्या बढ़ जाए तो खाना कम पड़ जाएगा, हम जिएंगे कैसे? और जिंदगी में थोड़ा एक्साइटमेंट भी तो होना चाहिए ना। बोरिंग ट्रेन यात्रा किसे पसंद है? इसलिए जो दंगे होते हैं बीच बीच में, जब तुम लोग मारे जाते हो हमारे हाथों, वो सब मुझे अच्छा लगता था, मैं एंजॉय करता था। और यही सब तो मैं और गिलियम प्लान करते थे। गिलियम तुम्हारे लोगों को उकसाता था और मैं अपने गार्ड्स भेजता था ताकि वो तुम्हारे लोगों को मारे। ऐसे ही तो सब चल रहा था, जैसे धरती पर होता था, कभी शांति कभी संघर्ष। अगर लोग नहीं मरेंगे तो बैलेंस कैसे बना रहेगा? और यही बैलेंस तो इस ट्रेन में भी बनाए रखना जरूरी है। जितने लोग मरेंगे उतना ज्यादा खाना बचेगा, उतनी ज्यादा जगह बचेगी, ज्यादा दिन तक जिया जा सकेगा। मैं और गिलियम मिलकर ही इस ट्रेन में इंसानों का बैलेंस बनाए रखते थे। तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। और एक बात और, जो प्रोटीन ब्लॉक के अंदर छिपा संदेश आता था ना, वो भी मैं ही भेजता था। मैं गिलियम को बता देता था कि किस इंसान को कहां भेजना है। गिलियम उसी हिसाब से तुम्हारे लोगों को वहां भेज देता था और फिर वहीं हत्याएं होती थीं। लेकिन इस बार जो बगावत तुमने शुरू की, उसमें बात हुई थी कि लड़ाई सिर्फ याकेटिना ब्रिज तक चलेगी। लेकिन तुम और तुम्हारे साथी बहुत पहले ही ट्रेन के सामने तक पहुंच गए और इसकी वजह से ट्रेन के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है और इसकी सजा मेरे दोस्त गिलियम को भुगतनी पड़ी। मुझे दुख हुआ, लेकिन करना पड़ा। गिलियम को मरना ही पड़ा और अब गिलियम की जगह किसी और को लेनी होगी। इसी बीच विल्फोर्ड के लोग नम और उसकी बेटी योना को घेर लेते हैं। नम उस दरवाजे को क्रो से बनी बम से उड़ाना चाहता है, लेकिन माचिस कर्टिस के पास होती है। उधर
विलफोर्ड कर्टिस से कहता है, कर्टिस, मेरी उम्र हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि इस ट्रेन की जिम्मेदारी तुम संभालो। तुम इसके काबिल हो। मेरी जगह अब तुम लो और ये सब तुम्हारे अंडर में चलेगा। पूरा ट्रेन तुम्हारा होगा। इस ट्रेन के सभी इंसानों के तुम राजा बनोगे। लेकिन कर्टिस ये प्रस्ताव ठुकरा देता है, क्योंकि भले ही वो अतीत में नरभक्षी रहा हो, अब वो इंसानियत का मतलब समझ चुका है। वो इंसान जो कभी भूख मिटाने के लिए बच्चों का मांस खाने से नहीं डरता था, आज वही इंसान तानिया के बेटे टिम को बचाता है। फिर यह भी पता चलता है कि विलफोर्ड बच्चों को क्यों बुलवाता था, क्योंकि ट्रेन के जो इंजन और मशीनों के पुर्जे थे, उनमें कोई बड़ा आदमी नहीं घुस सकता था और उन मशीनों की सफाई के लिए बच्चों को भेजा जाता था। उन्हें इंजन के अंदर एक निर्धारित जगह में डाल दिया जाता। कर्टिस का वही हाथ जिससे कभी वह लोगों को काटता था, आज उसी हाथ से एक बच्चे को बचाते हुए मशीन में फंस जाता है। योना दौड़ती है माचिस लेने। कर्टिस उसे माचिस दे देता है। नम दरवाजे पर बम लगाकर एक बड़ा विस्फोट करता है। पूरी ट्रेन अपना संतुलन खो देती है। फिर एक के बाद एक धमाके होते हैं। आखिर में ट्रेन उलट जाती है और ट्रेन के अंदर मौजूद लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं, योना और तानिया का बेटा टिम। वे ट्रेन से बाहर आते हैं। दूर एक पहाड़ की जमीन नजर आती है, जिसका मतलब है बर्फ पिघलना शुरू हो गया है। योना एक पहाड़ी भालू को देखती है। कम से कम एक जीव तो बाहर जिंदा है। तो जब वो भालू बर्फ में जिंदा रह सकता है, तो योना और टिम क्यों नहीं? आज से फिर से शुरू होगी जीवन की लड़ाई, ठीक वैसे ही जैसे सभ्यता की शुरुआत में आदिम युग में हुई थी। एक दिन फिर से नई दुनिया बसेगी, क्योंकि ये धरती इंसानों के लिए है। हमारे बिना ये अधूरी है। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। सबसे पहले, मैसन ने इंजन को पवित्र इंजन और विलफोर्ड को ईश्वर क्यों कहा? क्योंकि इस ट्रेन का इंजन लगातार 17 सालों से चल रहा था। हालांकि एक बार ट्रेन ने यकेट्रिना ब्रिज को दोबारा पार किया था, इसलिए असल में यह 18 साल हो चुका था। भले ही फिल्म में बार बार 17 साल कहा गया हो, असल में 18 सालों से जो भी लोग इस ट्रेन में थे, उनका एकमात्र सहारा यही ट्रेन थी। इसलिए इस ट्रेन और इसके इंजन को भगवान जैसा दर्जा दिया गया। इंजन को वो लोग सम्मान पूर्वक पवित्र इंजन कहते थे, और चूंकि पूरी ट्रेन को विलफोर्ड ने बनाया था, इसलिए आज भी जब पूरी पृथ्वी नष्ट हो चुकी है, हजारों लोग इस ट्रेन के भीतर जिंदा हैं। इसीलिए मैसन के लिए विलफोर्ड था ईश्वर, क्योंकि जब भी मानव सभ्यता संकट में होती है और कोई उसे बचाने आता है, लोग उसे भगवान मान लेते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन सवाल पर, जो हमने सबसे पहले पूछा था। अचानक पृथ्वी पर बर्फ युग क्यों आ गया? सब कुछ क्यों बर्फ से ढक गया? साल था 2014। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पर्यावरण प्रदूषण अपनी सीमा पार कर चुका था। इससे मौसम और जलवायु में बेतहाशा बदलाव आने लगा। लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होने लगे। ऐसे समय में 79 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया और एक रासायनिक पदार्थ बनाया गया, जिसका नाम था CW7। कहा गया कि अगर CW7 को वायुमंडल की ऊपरी सतह में छोड़ दिया जाए, तो इससे पृथ्वी की तापमान ठंडी होने लगेगी। लेकिन विलफोर्ड को अंदाजा था कि अगर CW7 वातावरण में फैलाया गया, तो यह पृथ्वी को बेहद ठंडा कर देगा और शायद पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाएगी। इसीलिए विलफोर्ड ने अपने दिमाग और तकनीक का इस्तेमाल कर यह विशाल ट्रेन बनाई, ताकि अगर कभी पृथ्वी पर CW7 की वजह से बर्फ का युग आ जाए, तो इस ट्रेन में मानवता को बचाया जा सके। भविष्य की जरूरतों के लिए पेड़ पौधों और अन्य जरूरी चीजों के सैंपल्स पहले से ट्रेन में संरक्षित रखे गए थे। 1 जुलाई 2014 की सुबह 6 बजे CW7 को पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ दिया गया, और वही हुआ जिसका डर विलफोर्ड को था। CW7 ने वायुमंडल पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि पृथ्वी बर्फ से जमने लगी। एक बार फिर से पूरी दुनिया पर बर्फ युग छा गया और मानव सभ्यता समाप्त हो गई। तो ये थी आज की वीडियो। सिर्फ एक लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।